गांव में रह रहे पिता की मौत हो जाती है। युवराज और उसकी पत्नी अंकिता अपने पिता के पास जाते हैं। युवराज अपने पिता का अंतिम संस्कार और सारा क्रियाक्रम करके अपनी माँ को साथ ही अपने शहर वाले घर में ले आता है, क्योंकि वह जानता था कि पिताजी के मर जाने के बाद माँ गांव में अकेली कैसे रहेगी। लेकिन बहू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तो शहर में आई हुई अपनी सास से सारा काम करवाती, अपने बच्चों के भी काम करवाती। बहू को तो शहर में मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी और वह आज़ादी से इधर उधर घूमने फिरने जाया करती थी। उसे किसी चीज़ की चिंता नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी सासू माँ घर का सब काम अच्छे से संभाल लेंगे। युवराज अपनी माँ को आवाज़ देते हुए कहता है, माँ कहाँ हो तुम? अरे कमरे में बैठी हो क्या? तुम्हारी आवाज़ ही नहीं आ रही है, ना ही तुम दिख रही हो। इतना कह के वह न्यूज़पेपर उठाकर पढ़ने लग जाता है और चाय का इंतज़ार करने लगता है। उसको पता है माँ अभी चाय उठ करके बनाएगी, तब हम सब चाय पियेंगे। थोड़ी देर बाद युवराज की पत्नी अंकिता भी उठ जाती है और जाकर के सोफे पर बैठ जाती है और कहती है, क्या हुआ, अभी तक चाय नहीं बनी? मुझे बहुत चाय पीने का मन कर रहा है और तुम्हारी माँ ने अभी तक चाय भी नहीं बनाई है। रोज़ तो इस समय तक चाय बना देती थी, आज बताओ अभी तक तो सोकर ही नहीं उठी हैं। ऐसे भी कहीं होता है? आज तो वैसे ही मेरे पास इतने सारे काम हैं, मुझे मेरे मायके भी जाना है। मेरे मायके में मेरे भतीजे का अन्नप्राशन है, तो जल्दी से सारे काम ख़त्म करने हैं। उसके लिए तैयार होने के लिए पार्लर भी जाना है। और तुम्हारी माँ ने अभी सुबह की चाय भी नहीं बनाई है। सुबह से इतना लेट हो रहा है तो आज मैं कितनी लेट हो जाऊंगी। तो युवराज फिर से आवाज़ देता है, माँ जल्दी से चाय बना दो। अंकिता भी बोलती है, मैं नहा कर आती हूँ, तब तक चाय बना देना। अब ज़्यादा देर मत सोना। लेकिन उसकी माँ कमरे से नहीं निकली। कमरे में देखती है तो उसको उधर माँ नहीं दिखती है। वह पूरे घर में देख लेती है। अंकिता भी पूरे घर में माँ को देख लेती है, लेकिन उसको अपनी सास कहीं नहीं दिखाई देती है। तो दोनों सोचने लगते हैं कि आखिर गई तो गई कहाँ। युवराज कहता है, कहीं पास में ही रह रही उमा मौसी से मिलने तो नहीं चली गई? कल उनकी बात भी कर रही थी कि शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है, शायद उन्हें ही देखने चली गई हूँ। तो अंकिता कहती है, अरे नहीं, इतनी सुबह सुबह किसी को देखने नहीं जाएंगी। उनको तो पता है सुबह सुबह घर में कितने काम होते हैं। ऐसे घर के कामों को छोड़कर वह इतने सवेरे सवेरे किसी से मिलने कैसे जा सकती हैं? उनको तो मैंने कल ही बताया था कि मुझे मेरे मायके जाना है। शायद इसी वजह से सुबह से ही घर से निकल गई हैं कि मैं मायके चली जाऊंगी तो उन्हें घर के काम अकेले करने पड़ेंगे। बहुत चालाक हैं तुम्हारी माँ, कहीं अकेले घर के काम न करने पड़े, इसलिए सुबह सुबह ही घर से निकल गई हैं और देखो अभी तक नहीं आई हैं। दिमाग ठिकाने लगाना पड़ेगा बुढ़िया का। अंकिता नहाकर आ जाती है और अपने पति युवराज से कहती है, माँ अभी तक नहीं आई हैं तो जाओ किचन में तुम चाय बनाओ। मेरा चाय पीने का समय हो रहा है और आने दो बुढ़िया को, इसका दिमाग तो मैं ठीक करती हूँ। सुबह से निकल जाती है घर के कामों को छोड़ करके। युवराज कहता है, अरे मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों चाय बनाऊँ?
तुम तो ठीक से बनानी भी नहीं आती है। तुम जाओ रसोई में चाय बनाकर ले आओ। 8 बज गए, अभी तक चाय भी नहीं पी है। तब तक अंकिता के बच्चे भी जाग जाते हैं और ब्रश करके आ जाते हैं। अपनी माँ से कहते हैं, माँ हमें भूख लगी है। अरे दादी ने कहा था कि कल वह हमारे लिए नूडल्स बनाएगी। दादी तो मुझे घर में दिख नहीं रही हैं, इसलिए प्लीज़ आप नूडल्स बना दो। खाने का बहुत मन कर रहा है। तो अंकिता चिल्ला करके कहती है, मेरे पास इतना समय नहीं तुम दोनों के लिए नाश्ता बनाते रहूं। मुझे आज पार्लर भी जाना है और शाम को मायके भी। अगर मैं इन्हीं कामों में लगी रहूंगी तो मैं लेट हो जाऊंगी। एक काम करो, तुम अपने पापा से बोलो नीचे दुकान से नाश्ता खरीद कर ले आएं। बढ़िया से पकौड़े और नमक पारे मिलते हैं। मेरे पास समय नहीं है कि मैं अभी यह नाश्ता नहीं बना पाऊंगी। इतना कह करके अंकिता अपने कमरे में चली जाती है। युवराज को लगता है कि अंकिता नाश्ता नहीं बनाएगी, ना ही वह चाय बनाएगी और बच्चे भूखे हैं। तो वह नीचे जाता है और नीचे से पकौड़े और नमक पारे बच्चों के लिए खरीद के लाता है। अपने घर पर आकर के 2 कप चाय बनाता है, बच्चों के लिए दूध बनाता है और आकर के सब लोग नाश्ता करने लगते हैं। जब नाश्ता करते हैं तो बच्चे कहते हैं, अरे दादी कहाँ हैं? दादी को भी भूख लग रही होगी, उन्होंने नाश्ता नहीं किया है। बच्चे जा कर के कमरे में देखते हैं तो कमरे में दादी नहीं दिखती है। तो वह कहते हैं, वह तो बहुत जल्दी उठ जाती हैं, इस समय तो पूजा भी कर लेती थी। और युवराज तब कहता है, किसी से मिलने के लिए गई होंगी, वह इतनी देर तक सोती नहीं। अंकिता नाश्ता करने के बाद पार्लर चली जाती है। बच्चे भी स्कूल के लिए चले जाते हैं। युवराज घर पर बैठा बैठा सोचता है कि आखिर माँ गई तो गई कहाँ। 2 बजे तक सब घर पर वापस आ जाते हैं, बच्चे भी आ जाते हैं और अंकिता भी पार्लर से आ जाती है। लेकिन तब भी माँ की घर पर वापस नहीं आती हैं। युवराज परेशान हो जाता है कि आखिर माँ कहाँ है, पर कमरे में जा कर के देखता है कि उसमें माँ का बैग भी नहीं है। युवराज थोड़ा सा परेशान हो जाता है। वह अपने गांव में पड़ोस में रहने वाले उमेश दादा को फ़ोन करता है, जहां पर उसकी माँ पहले रहा करती थी। कहता है कि माँ नहीं दिख रही है, पता नहीं माँ कहाँ चली गई हैं। सुबह से सब जगह ढूंढ लिया है और पड़ोस में भी देख लिया है, पर वह दिख नहीं रही हैं। कुछ कहकर भी नहीं गई हैं। हाँ, बस रात में कुछ शांत शांत सी थी, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं किसी को। उमेश दादा कहते हैं, अरे बेटा, तेरी माँ तो आज सुबह सुबह ही गांव आ गई थी और वह अभी अपने घर में ही है, खाना बना रही है। तू कहे तो बुलाकर अभी तेरी बात करा दूं। युवराज कहता है, हाँ तो माँ को बुलाओ, मुझे माँ से बात करनी है। जैसे ही युवराज फ़ोन पर माँ से बात करता है तो चिल्लाता है कि माँ तुम सुबह सुबह बिना बताए कहाँ चली गई? तुम्हें पता है तुम्हारे लिए हम सब इधर कितने परेशान थे। घर पर तुम्हारे बिना सारे काम अधूरे पड़े हैं। अंकिता को भी आज मायके जाना था और तुम बिना बताए घर से चली गई हो, यह भी कोई बात होती है? सुबह की चाय तक मुझे बनानी पड़ी। रेशमा जी अपने बेटे से कहती हैं, बेटा तू मेरे लिए क्यों परेशान हो रहा है? अरे 5 महीने पहले जब तू मुझे गांव से शहर ले गया था, तब मुझे यही लगा था कि मेरा बेटा कितना अच्छा है, मेरी बहू कितनी अच्छी है जो मुझे गांव से शहर ले जा रहे हैं। बुढ़ापे में मुझसे
काम नहीं होते थे, इसलिए मेरा बेटा मुझे अपने साथ रहने ले जा रहा है। मुझे उधर आराम से रखेगा, मेरी देख रेख करेगा, बहू खाना बना करके अच्छे से अपने पोते पोती के साथ खुश होकर के रहूँगी। लेकिन बेटा, तुमने तो शहर जा कर के मुझे अपने घर की नौकरानी ही बना दिया। अरे, बहू ने तो घर के सारे काम मेरे ऊपर डाल दिए थे। वह कोई काम नहीं करना चाहती थी। सुबह से लेकर शाम तक मैं घर के सारे काम करती रहती थी, कभी जिम्मेदारी के नाम पर तो कभी रिश्तों के नाम पर। बहू ने अपने बच्चों को भी खूब अच्छे से सिखाया है। कुछ भी खाना है दादी से बोल दो, कहीं भी जाना है दादी से बोल दो, वह ले जाएगी और खुद पूरा दिन फ्री होकर के लेटी रहती थी। जहाँ जाना होता था फ्री होकर के जाती थी। मेरे आने से तो बहू के तो पर लग गए थे। बहू मेरा कोई काम तो करती नहीं थी, लेकिन मेरे ऊपर जिम्मेदारियां बहुत दे दी थी। जो चीज़ तुम्हें दिखती ही नहीं थी, अरे मैं तुम्हारे बच्चों की आया बन करके रह गई थी उस घर में। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि उनकी हर तरह की जिम्मेदारी मैं ही ले लूं। अरे, कुछ जिम्मेदारी तो उसकी माँ की भी बनती है ना। पर तुम्हारी पत्नी ने तो मुझे घर की नौकरानी समझ लिया था। अरे, कल तो हद ही हो गई जब तुम्हारी पत्नी की सहेलियां घर पर आई थी। अंकिता ने घर पर ही छोटी सी पार्टी रखी थी, तो अंकिता की सहेलियों ने पूछा था कि यह आंटी कौन है। तो अंकिता ने बताया कि यह मेरे घर की काम वाली है, यह मेरे घर की नौकरानी है। अरे, उसको ऐसा बताने में जरा सी भी शर्म नहीं आई। अपनी सास को नौकरानी बता रही थी। मैं तुम्हारे घर की नौकरानी हूँ क्या? अरे, तुम्हारे घर की नौकरानी बनने से तो अच्छा है कि गांव में रह करके मैं अपना काम खुद कर लूँगी। इसलिए बेटा, मैंने फैसला कर लिया था कि तुम्हारे घर की नौकरानी नहीं बनूंगी। सम्मान के साथ रखते बेटा तो थोड़ा बहुत काम करने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन तुमने तो नौकरानी ही कह दिया। तो अब मेरे अंदर आत्मा उधर रहने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मैं आत्मसम्मान के साथ अपने गांव में रहूंगी, अपना खाना खुद बना लूंगी, लेकिन अब मैं बहू बेटे के साथ बिल्कुल नहीं रहूंगी। और अभी मैं इतनी बूढ़ी भी नहीं हुई हूँ कि मैं अपना काम खुद ना कर सकूं। अरे, जब तुम्हारे घर में रहकर तुम्हारे बच्चों के सारे काम कर सकती हूँ, तुम्हारे घर का खाना बना सकती हूँ, तो क्या गांव में रहकर मैं अपना काम नहीं देख सकती हूँ? मुझे नहीं रहना ऐसे बेटे बहू के पास। फोन को काट देती हैं। युवराज माँ की बातों को सुन करके सोचने लगता है कि माँ सच ही तो कह रही थी। जब से मैं गांव से माँ को लेकर आया था, तब से लेकर अभी तक घर के काम माँ ही कर रही थी। चाय नाश्ता, बच्चों को संभालना, सब कुछ माँ ही करती थी। अंकिता ने सारा काम माँ पर ही डाल दिया था। मैं भी भूल गया तो अंकिता चिल्लाते हुए कहती है कि माँ गांव चली गई है तो घर के काम कौन करेगा? क्योंकि जब से माँ आई थी तो अंकिता ने तो घर के कामों की जिम्मेदारी माँ को ही दे रखी थी। अब घर के बर्तन कौन धोएगा? बच्चों की आया कौन बनेगा? उसे इतनी आज़ादी मिली हुई थी, वह सब खत्म हो जाएंगी। जब जहाँ जाना होता था चली जाती थी, अब तो घर की जिम्मेदारियाँ बढ़ जाएंगी। अंकिता तो यही सोच सोच कर परेशान हो रही थी। कहती है माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिना बताए ऐसे घर से नहीं जाना चाहिए था। अरे, इधर कमी ही क्या थी, सब कुछ था, बस थोड़ा बहुत काम ही तो करना
पड़ता था। काम की वजह से बुढ़िया गांव चली गई है। युवराज जब अंकिता के मुंह से अपनी माँ के लिए इस तरह की बातें सुनता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है। चुप हो जाओ अंकिता, तुम्हारी वजह से वह हमारे घर को छोड़ करके चली गई। तुमने माँ को इस घर की नौकरानी बना करके रख दिया था। तभी अंकिता के फ़ोन की घंटी बजती है। उसकी भाभी का फ़ोन होता है। वह कहती है, अरे दीदी, शाम को याद है ना, आपको आना है और अभी हम दोनों का मार्केट जाने का प्लान था। तो आप कितने बजे निकल रही हो वह बता देना, हम दोनों साथ में ही शॉपिंग करेंगे। युवराज गुस्से में कहता है, कहीं नहीं जा रही हो तुम। तुम्हारी वजह से माँ घर को छोड़कर चली गई है और तुम जाने की पड़ी है। दूसरे दिन युवराज के दोस्त संजय का गांव से फ़ोन आता है। वह युवराज से कहता है, अरे युवराज, तू तो माँ को ले गया था, लेकिन वह गांव में आकर के आंगनबाड़ी में बच्चों को ले जाने का काम देख रही है। क्या हुआ यार? अरे इतने पैसे कमाता है, फिर भी उन्हें पैसों की ज़रूरत पड़ गई। वापस गांव आकर के बच्चों के स्कूल छोड़ने का काम करने लगी और दूसरे दिन गांव जाने की तैयारी करने लगता है। तो उसकी पत्नी अंकिता भी आकर के कहती है कि मैं भी माँ के पास चलूँगी और उनको समझा करके वापस शहर में ले करके आऊँगी। आप अगर ठीक से नहीं समझा पाएँ तो वह आएगी नहीं, इसलिए मैं भी चलती हूँ। अंकिता के मन में तो यह चल रहा था कि किसी तरह से उस बुढ़िया को इधर ले करके आऊँ तो अपनी जिम्मेदारियों से छुट्टी पाऊँ, इसीलिए वह गांव जाने के लिए तैयार थी। जैसे ही दोनों गांव पहुंचते हैं, घर में माँ के पास जाते हैं तो माँ बेटे और बहू से बात नहीं करती है और अपने काम में लगी रहती हैं। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। मैंने घर के कामों पर कभी ध्यान ही नहीं दिया और अंकिता ने धीरे धीरे सारे काम आपको दे दिए हैं। आप इधर गांव में अकेले कैसे रहेंगी? अंकिता भी कहती है, माँ जी आप शहर चलिए। अंकिता की इतनी बात सुनते ही रेशमा जी गुस्से से भर जाती हैं और कहती हैं, हाँ बेटा, ताकि फिर से मेरी बेइज्जती कर सके, फिर से घर के सारे काम करा सके। शहर में जा कर के तुमने मुझे सुबह नाश्ते से लेकर दोपहर का खाना, शाम का खाना, कपड़ों को धुलना, प्रेस करना, बच्चों को संभालना, शाम को उनको पार्क ले जाना, तुम कहीं चली जाती थी तो तुम्हारे घर को संभालना, सारी जिम्मेदारियां जो तुमने मुझे दे दी थी, और तो और अपनी सहेलियों के सामने मुझे नौकरानी बुला सको, इसीलिए मुझे शहर ले जाने के लिए कह रही हो ताकि तुम्हारे बच्चों की आया बन सकूं। मुझे शहर नहीं जाना, मैं अपने इसी गांव के घर में ही खुश हूँ। कम से कम अपने हिसाब से रहती हूँ, अपने हिसाब से काम करती हूँ, किसी के बंधन में तो नहीं हूँ, कोई मेरी बेइज्जती तो नहीं करता है, स्वाभिमान के साथ रहती हूँ। शहर में तुम दोनों के साथ तो पल पल बेइज्जती सहन करनी पड़ती थी और बहू ने तो मुझे घर की नौकरानी ही समझ लिया था। गांव की अनपढ़ गंवार और नौकरानी बोलती थी सबके सामने मेरे को। मैं अब उस घर में वापस नहीं आऊँगी। तो अंकिता अपनी सास के पैर पकड़ लेती है और कहती है, माँ जी अब हमारे साथ ही चलिए, अब हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। उन्होंने अपनी बहू से कहा, तुमने मेरे साथ जो व्यवहार किया उसको मैं बिल्कुल भी नहीं भुला सकती हूँ। तुमने मुझे अपनी सास नहीं बल्कि नौकरानी समझा है, ऊपर से बहुत अपमान भी किया है। तो बेटा भी चुप रह करके तुम्हारा ही साथ देता था। मैं तुम
दोनों को माफ़ नहीं कर सकती हूँ। युवराज को भी अपनी गलती का एहसास होता है। युवराज को वह दिन याद आता है जब वह अपनी माँ को घर लेकर के आया था। कितने अरमानों के साथ गांव से शहर में अपनी माँ को लेकर आया था कि वह बहुत आराम से अपनी माँ को रखेगा। गांव में बहुत काम कर लिया, अब तो पिताजी भी नहीं रहे हैं तो गांव में माँ अकेली क्या करती, यही सोच करके मैं उसको अपने साथ लेकर आया था। लेकिन इधर लेकर आने के बाद भी मैं अपनी माँ को ना ही मान सम्मान दे पाया और ना ही उनको अच्छे से रख पाया। इसमें मेरी भी बहुत बड़ी गलती है। अरे उस दिन मेरी माँ ने कहा था, बेटा मुझे दिखाई नहीं देता है, मेरी आँखों में मोतियाबिंद हो गया है, उसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन मैंने माँ की बात नहीं सुनी। यही सोचता रहा कि बुढ़ापा है तो थोड़ा बहुत तो कम दिखता ही होगा। लेकिन माँ को कितनी तकलीफ़ होती होगी यह तो मैं समझ ही नहीं पाया और इसके बाद भी घर के सारे काम करती थी। मेरी पत्नी ने पल पल मेरी माँ को अपमानित किया है। जब भी उसकी माँ और बहन घर में मिलने के लिए आती थी तो वह सब बैठ कर के कमरे में बात करती थी। मेरी माँ रसोई में लगी रहती थी खाना बनाने में। युवराज माँ के कमरे में बैठ कर के बहुत रोता है। उसे बहुत पश्चाताप होता है अपने किए पर। वह अपनी माँ के पास फिर से अपने गांव आता है। वह माँ के पैर पकड़ करके माफ़ी मांगता है। माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझे सच में एहसास है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अब चलो मेरे साथ। अगर आप मेरे साथ शहर नहीं चलोगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। मैं भी इधर गांव में ही आपके पास ही रहूँगा। अब आप जैसा कहोगी मैं वैसे आपको रखूँगा। लेकिन रेशमा जी इतनी जल्दी से अपने बेटे को माफ़ नहीं करती हैं। वह महीने भर तक अपने बेटे को परखती हैं कि जो बेटे ने कहा है वह सच में मान भी रहा है या फिर सिर्फ मुझे साथ ले जाने के लिए बोल रहा है। लेकिन उनका बेटा युवराज महीने भर तक अपनी माँ के पास ही रहता है। गांव में रहकर ही उनकी सेवा करता है, माँ के सारे काम करता है, उनके लिए पानी भरता है, खाना बनाने में मदद करता है, माँ के लिए सुबह नाश्ता भी बनाता है, माँ के हाथ पैर भी दबाता है, अच्छी तरह से माँ की सेवा करता है। महीने भर बाद माँ अपने बेटे को गले लगा करके कहती है, बेटा मैंने अपने बेटे को वापस पा लिया। पता नहीं मेरा यह बेटा कहाँ खो गया था, लेकिन आज मेरा बेटा मुझे वापस मिल गया है। ठीक है माँ, तेरी खुशी के लिए मैं शहर चलूँगी। अब मुझे पता चल गया है कि मेरा बेटा तू मेरे साथ है। कम से कम अगर मुझे कुछ दुख तकलीफ़ हुई तो मैं अपने बेटे से तो कह सकती हूँ। अरे बहू तो पराई है लेकिन बेटा तो अपना है। अगर बेटा साथ दे तो माँ कहीं भी रह सकती है। अगर बेटा ही परायों की तरह व्यवहार करता है तो फिर कहीं भी अच्छा नहीं लगता है। और माँ अपने बेटे को गले से लगा लेती है और अपने बेटे के साथ शहर में रहने के लिए चली जाती है। अब युवराज ने अपनी पत्नी को साफ साफ कह दिया था, अगर तुमने माँ को परेशान करने की कोशिश की या फिर उनसे काम करने के लिए कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर माँ अपने आप करना चाहे काम तो ठीक है, वरना तुम मेरी माँ से काम के लिए नहीं कहोगी। मेरी माँ यहाँ काम करने के लिए नहीं आई है। तुम अपनी जिम्मेदारी खुद निभाओ। माँ पर अपनी जिम्मेदारी थोपने की ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर अंकिता हैरान रह जाती है और वह सोचती है कि अगर मैंने अपनी पति की बात नहीं मानी तो मेरा पति मुझे घर से भी
निकाल देगा, इसलिए वह भी अपनी सास का अच्छे से ख्याल रखती है, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती है। सभी लोग अच्छे से रह रहे थे। तो दोस्तों, युवराज ने अपनी माँ के लिए जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है, और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।